मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी में क्षिति की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बस हिंदी में अपने फोन में ईयरफोन लगा के जब खाली बैठे तो सुन लें, हिंदी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो देखिए कुछ इस टाइप में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे जो क्षितिज का बुक 2 है, इसमें देखिए दो पार्टों में बांटा गया है। यहाँ देखिए एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग को हिंदी का अगर कहानी आप लोग को कंप्लीट करना है तो आप लोग करना कुछ नहीं है, आप लोग अपने फोन में ईयरफोन लगाकर जब भी खाली बैठे तो इसे सुन ले। आप लोग सारा का सारा चैप्टर हम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। और इससे पहले मैंने तो मॉडल पेपर में इसका सारा जो भी टॉपिक था वो समझा दिया था, किस पैटर्न पे एग्जाम में पूछेंगे, व्याकरण हो या फिर लेटर हो या फिर पैसेज हो। ठीक है, और बाकी उसके अलावा जो कहानी बच गए तो कहानी में इस किताब से आप लोगों को खत्म कर दूंगा। इसका 2 बुक है, एक कृतिका है और एक क्षितिज है। तो पहले हम लोग क्षितिज को पढ़ेंगे, उसके बाद कृतिका को पढ़ेंगे। आप जब भी खाली बैठे तो बस ईयरफोन लगा ले अपने फोन में और इसे सुन लें। आपका क्या हो जाएगा, कहानी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपको कहानी याद हो जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वहां पे एग्जाम में आंसर को बैठाकर लिख पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आप लोग कहानी को इस टाइप से थोड़ा समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में दोहा टाइप के, तो इसको पहले बाद में करेंगे। पहले हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं इसमें हिंदी में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा जो एग्जाम में एकदम पक्का ही पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को करेंगे नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा से क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। आप लोग ईयरफोन लगा के सिर्फ रखिए, आप लोग को अच्छे से हम क्लियर ये चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोग घर में अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए पढ़िए कैसे कहानी को किस टाइप से पढ़ा जाता है, आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी कहानी को पढ़ना है तो देखिए आप लोग को एक चीज बता देते हैं। आप घर में कोई भी फिल्म देखते हैं तो आप उस फिल्म को देखते हैं, अच्छा से प्रैक्टिकली फिल्म को देखते हैं। तो कोई भी पूछता है कि उस फिल्म में इस हीरो का रोल क्या था, इस हीरोइन का रोल क्या था, तो आप लोग बता पाते हैं क्योंकि आप लोग फिल्म देखते हैं, इसलिए आप लोग बता पाते हैं। तो देखिए हिंदी का जो कहानी होता है आप लोग को फिल्म की तरह समझना है। अगर फिल्म की तरह समझ जाइएगा तो इस फिल्म में जितना भी कलाकार आएंगे यानी कि हीरो हीरोइन लोग, तो आप लोग बता पाइएगा कि उसका रोल क्या था। उसके बाद आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। तो उस तरह से हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेन चीज है उसको सबसे पहले आप लोग लिखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखिएगा पाठ का नाम। पाठ तो कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखिए नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम हो गया नेताजी का चश्मा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए लिखिए लेखक। तो लेखक याद रखिएगा हम लोग खुद है, तो इसका नाम क्या, स्वयं प्रकाश। स्वयं मैंने खुद होता है, तो इससे ट्रिक हो गया, आप लोग को याद रहेगा स्वयं प्रकाश। इसका कौन है, स्वयं प्रकाश लेखक है। उसके बाद इसका जन्म याद रखिएगा। जन्म क्या है, देखिए जन्म, देखिए स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 इंदौर में हुआ था। यहाँ लिख लीजिए 1947 इंदौर MP मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, और उसके बाद इसका मृत्यु लिखना। तो यहाँ देखिए मृत्यु, इंदौर के मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी एक करके औद्योगिक प्रतिष्ठान की नौकरी करने के स्वयं प्रकाश जी का बचपन का नौकरी बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं, वसुधा पत्रिका संपादन से जुड़े। यानी देखिए इसका मृत्यु का नहीं दिया तो मृत्यु को खाली रहने देंगे। अब यहाँ पे कार्य अपने जीवन में क्या किया था, तो अपने जीवन में क्या था, वो मैकेनिकल का इंजीनियर था। मैकेनिकल इंजीनियर था। और लास्ट में क्या बन गया था, वो संपादन बन गया था, संपादन से जुड़ गया था। संपादन में क्या, एडिटर यानी कि लेखक से जुड़ा हुआ था। लास्ट में वो संपादन से जुड़ गया। बस आप लोग को मेन चीज यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले पाठ का नाम लिखिए क्योंकि पूछता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन में नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश। तो आपको पाठ का नाम याद रखना है नेताजी का चश्मा, लेखक याद रखना है, जन्म, मृत्यु और क्या काम किया था। बस इतना ही चीज इसमें याद रखना है। अब इससे ज्यादा लेखक के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। अब हम लोग को चैप्टर के बारे में नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। किताब को जब भी पढ़ना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। इधर कलाकार का नाम लिखेंगे, कलाकार मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट। इधर लिखेंगे कहानी का मुख्य बिंदु यानी कहानी का जो मुख्य बिंदु इस साइड लिखेंगे और कलाकार ये साइड लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग को रिवीजन करने में सुविधा होगा जब हम बार बार किताब का कहानी पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कलाकार लिखें। कलाकार का मतलब हो गया जितना कहानी में आदमी लोग आएंगे इधर साइड में लिखते जाएंगे, जितना भी मनुष्य लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना भी लोग आएंगे, ठीक, 4 हो या 5 हो, जितना भी हो। और कहानी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हम लोग लिखते जाए पॉइंट वाइज करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। हम कहानी स्टार्ट करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे मेरे तरीका क्या है पढ़ने का हिंदी में। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग कहानी थोड़ा सुनिए, आप लोग को समझा देते हैं अच्छे से। देखिए हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, एक हवलदार साहब है जो एक कस्बा है, तो कस्बा से उसको हमेशा 15 दिन के सिलसिले में गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए एक पहला नाम आ गया हवलदार साहब, यहाँ लिख दीजिए हवलदार साहब। देखिए पहला कलाकार हमको मिल गया हवलदार साहब। ठीक है, इसी टाइप से आपको छाट के लिखना है। देखिए
हवलदार साहब को हर 15वें दिन के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का का मकान कहा जा सके, कुछ ही मकान थे जिसे बाजार कहा जा सके। वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। ठीक है, और नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, तो कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के उत्साहिक बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। कहने का अर्थ यह है कि एक हवलदार साहब नाम का एक आदमी है, जो एक छोटा सा कस्बा है, वो कस्बे से हर 15 दिन अपने काम के सिलसिले से उसको गुजरना पड़ता था। तो कस्बा है जो ज्यादा बड़ा नहीं था। कस्बा का मतलब मोहल्ला होता है। कस्बा था तो ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां पे क्या था, कस्बा में क्या क्या था आप लोगों को बता देते हैं। एक लड़का का स्कूल था, एक लड़की का स्कूल था, ठीक है, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर था और एक सीमेंट का कारखाना था। हर क्वेश्चन पूछेगा कस्बा में क्या क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें एक लड़का का स्कूल था, एक लड़की का स्कूल था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर था और एक कारखाना था और एक तो नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका का क्या कार्य था, कभी सड़क पक्का करवा देता था, तो कबूतर के लिए छतरी बनवा देता था, तो कभी पेशाब घर बना देता था, कुछ ना कुछ करवाता ही रहता था। तो प्रशासनिक का जो बोर्ड था उसको ही सौंपा था कि एक प्रतिमा लगवाना है चौराहे पे। तो इस कहानी मतलब इस चैप्टर में आप लोग का प्रतिमा के बारे में ही पढ़ना है और वो प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा कलाकार आपको मिल गया नगर पालिका। क्या मिल गया, यहाँ लिख दीजिए नगर पालिका। ठीक है, और यहाँ कहानी हम लोग को किस चीज पे मिल रहा है, तो प्रतिमा के बारे में, प्रतिमा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, यहाँ तक पढ़े उसका क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो आपको याद है हवलदार साहब गुजरता था। ठीक है, बोल रहा है जिस कस्बे में हवलदार साहब गुजरते थे वह कैसा था, तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा कस्बा था। एक ठो का मतलब क्या होता है, एक ठो का मतलब एक इकाई होता है, आप लोग को पता है। चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई। उस कस्बे में किस चीज का कारखाना था, तो सीमेंट का कारखाना था। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को ही एक अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल इकलौते ड्राइंग मास्टर को, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कहने का अर्थ यह है कि वहां पर निर्णय लिया गया प्रशासनिक बोर्ड द्वारा कि 1 महीना में ही मूर्ति को बना देना है। तो वहां पे एक ड्राइंग मास्टर था, इकलौता ड्राइंग मास्टर था, उस कस्बे का इकलौता ड्राइंग मास्टर था जिसका नाम था मोतीलाल। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे कलाकार में लिख लीजिए, कलाकार में यहाँ लिख लीजिए मोतीलाल, मोतीलाल जी। ये क्या है, ड्राइंग मास्टर, ड्राइंग मास्टर। ठीक है, ये ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी क्या है, ड्राइंग मास्टर है, जो कि वहाँ का इकलौता ड्राइंग मास्टर था कस्बे का। उसको ही 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था, यानी कि मूर्ति बनाकर देने का वादा किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते आप लोग समझ में आ जाएंगे। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं था। नगर पालिका को पालिका वाले ने स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने वाली हो रही होगी। यानी कि बोर्ड की शासन समाप्त होने वाला था, इसलिए वहां का ड्राइंग मास्टर को ही दे दिया, उसी गांव का कस्बे का ही दे दिया। ठीक है, यहाँ देखिए 3 में, अंत में नेताजी को मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था, लास्ट में किसे दिया गया, ड्राइंग मास्टर को दिया गया था। लेखक ने ड्राइंग मास्टर का नाम क्या माना, मोतीलाल जानते हैं उसका नाम। मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया, यही विश्वास दिलाया कि 1 महीना में मूर्ति वो बना देगा। ठीक है, अब कहानी देखिए आगे बताते हैं, आप लोग समझ में आ जाएंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्तिकार संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, और एक समान सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाए रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उन्हें चेहरे पर एक कौतल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है, वहाँ पे जो मूर्ति लगवाया था सुभाष चंद्र बोस का, उसमें सारा चीज ठीक था, पर एक चीज की कमी था, वो था नेताजी का चश्मा नहीं था। ठीक है, उस कस्बे से बराबर हवलदार साहब वहां से गुजरते थे और वहां पे रुकते थे चौराहे पे, तो देखा कि मूर्ति में कुछ अलग चीज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, दिखाई दिया कि सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे चश्मा नहीं है। चश्मा था, पर क्या था, रियल चश्मा था। तो रियल चश्मा था, तो वहां पे हवलदार साहब ने बोला, क्या भाई खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। ठीक है, हवलदार साहब बस इतना ही बोले। तो देखिए इसका क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे यहाँ में। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी, तो संगमरमर का बना हुआ था। बस्ट किसे कहते, तो छाती तक की मूर्ति को ही बस्ट कहते हैं हम लोग।
नेताजी की वेशभूषा में थे, फौजी वर्दी में था। नेताजी का चश्मा कैसा था? चौड़ा, काला, असली फ्रेम वाला था। हवलदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई थी? कैतुक भरी मुस्कान फैल गई थी जब उसका देखा कि रियल चश्मा है तो। ठीक है, अब कहानी आगे पढ़ते आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जीप कस्बे से आगे निकल गई, तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि मूर्ति के रंग, रूप या कद का महत्व नहीं बल्कि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की मजाक भी चीज होती जा रही है। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो अब की बार चश्मा दूसरा है। मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। अब तो हवलदार साहब को कौतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते हैं किंतु चश्मा तो बदल ही सकती है। ठीक है, अगली बार फिर एक नया चश्मा था। देखिए क्या हुआ, जब हवलदार साहब 15-15 दिन पे वहां से गुजरते थे तो आबरी क्या देखे, जब वो घर जा रहे थे तो सोच रहे थे कि आजकल तो बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा है, आजकल तो देशभक्ति की भावना को सब मजाक उड़ाते जा रहा है, बस वही सोचते जा रहे थे। पर अगली बार जब उधर से लौट के आए तो वहां पे देखे कुछ मूर्ति में चेंजिंग दिखा। क्या चेंजिंग दिखा? अगली बार जो मूर्ति था ना उसमें अबरी चौखट फ्रेम वाला एक नया चश्मा लगा हुआ था। ठीक है, तो वहां गुजरा तो हवलदार साहब क्या बोले, क्या भाई मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते पर चश्मा तो बदल ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे बताते हैं इसका क्वेश्चन इतना दूर में क्या बन सकते हैं। जीप किसे छोड़कर आगे बढ़ गई? तो कस्बे को आगे छोड़कर बढ़ गई थी। हवलदार साहब किसके बारे में ही सोचते रहे? तो मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। आजकल देशभक्ति कैसी चीज होती जा रही? तो मजाक होती जा रही है। मूर्ति पर पहले कैसा चश्मा था? तो मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था। दूसरी बार मूर्ति पर कैसा चश्मा था? तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। देखिए हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दरमुनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ ले, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? देखिए हवलदार साहब का हर 15 दिन के बाद वहां से कस्बे से गुजरता था तो उसका डेली का आदत था वहां रुकना, पान खाना। तो एक दिन पान वाले से ही पूछ लिया, ये चश्मा चेंज कैसे हो जाता है, तुम्हारा नेताजी का चश्मा बदलता कैसे है? तो देखिए पान वाला कैसा आदमी था, ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। पान वाला पूछता है कि इसका रेखा चित्र बताएं। पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह काला मोटा खिसमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली पीली बत्ती सी दिखाकर बोले, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पान वाला पूछेगा कैसा था, तो पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था जो कि हमेशा मुंह में पान ठूसा हुआ रहता था, उसकी काली पीली बित्ती सी दिखाते रहता था, उसका तोंद हमेशा थिरकते रहता था। ये हो गया पान वाला। तो आपको एक और कलाकार मिल गया, क्या मिल गया? यहाँ लिखिए पान वाला, पान वाला। ठीक है, 1 2 3 4 लोग अभी मिल गए हैं और कैप्टन भी मिल गए हैं। बोला कैप्टन करता है, कैप्टन कौन है? चश्मे वाला, चश्मे वाला। यानी कि इस फिल्म में 5 लोग मिलकर काम किए हैं। तो 5 लोग का किरदार याद आपको रहेंगे तो आप लोग पूरा कहानी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये कहानी सिर्फ प्रतिमा के बारे में ही था। देखिए यहाँ पे क्या करता है, हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं पाए। ठीक है, चश्मा चेंज कर देता। पान वाले ने समझाया क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए थे। तो वहां पे देखिए समझा, कोई ग्राहक आया, समझो उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कोई ग्राहक चश्मा खरीदने आया, ठीक है, और उसको वही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पे लगा हुआ, तो वहां से क्षमा मांगते हुए चश्मा खोल देता था, वहां दूसरा चश्मा बैठा देता था और वो चश्मा उसको दे देता था। यानी कि कहने का कुल मिलाकर अर्थ है, जैसे कि हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बाहर में स्टैचू रहता है और अगर वो स्टैचू जींस पहना हुआ है और वो जींस हमें पसंद आ गया है तो वह स्टैचू वाला खोल के हम लोग को दे देगा जींस और वहां पे फिर दूसरा स्टैचू पे जींस चढ़ा देगा। वही चीज बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हवलदार साहब को क्या खाने की आदत पड़ गई थी? तो पान खाने की आदत पड़ गया था कस्बा में। यहाँ देखिए दुर्दमुनीय शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। हवलदार साहब ने पान वाले का क्या प्रश्न किया? नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, यही प्रश्न किया था। पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था, कैप्टन चश्मे वाला था। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे फ्रेम को दरकार होती है तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? देखिए कहने का अर्थ इसमें यह है, इस लाइन में ये बोला गया है, अब हवलदार साहब को समझ में आ गए हैं कि एक कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो नेताजी का चश्मा के बिना उसे असुविधा लगता है और उसका हर बार चश्मा वही बदलता है। तो क्या करता है, वो एक दुकान लगाता है चश्मा का और वो चश्मा को नेताजी को पहना के रखता है। अगर कोई नेताजी का चश्मा पसंद आ गया तो उसे क्षमा मांगते उतार देता है, वहां पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब को इतना समझ में आ गया। ठीक है,
जो पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब को क्या बात समझ में आ गई? देखो, हवलदार साहब को यही बात समझ में आ गई कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला एक आदमी है जो मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। ये बता दिए। कैप्टन मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता है? क्योंकि कोई ग्राहक मूर्ति पर जैसा चश्मा लगा हुआ वैसा ही चश्मा मांगता है, तो दूसरा चश्मा ना होने पर मूर्ति के इस चश्मे को उतारकर ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह पर मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तीसरा देखिए, मूर्ति से चश्मा उतारते समय कैप्टन क्या करता है? तो नेताजी से क्षमा याचना मांगता है। किसे कैप्टन साहब का आइडिया बहुत पसंद आया था? हवलदार साहब को। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर क्या पूछा? हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि पान वाला से जब पूछा कि इसका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, तो पान वाला क्या बोला? पान वाला बोला कि इसका ओरिजिनल चश्मा है जो मोतीलाल जी बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए एक चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी कि मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्ति बनाने वाला का नाम लिखा था मोतीलाल। वकाई कस्बा का एक अध्यापक भी था। कस्बा का क्या था? एक अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा, बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश ही की होगी असफल होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वहां से निकल गया होगा। यानी कि हवलदार साहब बहुत सारे बात सोचने लगे चश्मे के बारे में। उन्होंने सोचने लगे कि एक महीना में बनाने का वादा किया होगा, इसलिए वो बना नहीं पाया होगा, या बना भी लिया होगा तो वो असफल रह गया होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर वहां पे लगाया होगा वहां से चश्मा निकल गया होगा। इन वगैरह वगैरह हवलदार साहब सोचने लगे चश्मा के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए, मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का ना होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? तो पान वाला के लिए तो ये सब मजेदार बात था। ठीक है, मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का ना होना हवलदार साहब के लिए कैसी बात थी? ये चकित और द्रवित करने वाला बात था। हवलदार साहब के लिए क्या था? चकित और द्रवित करने वाला बात था। मूर्तिकार के नीचे क्या लिखा था? मूर्तिकार का नाम लिखा रहेगा मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल। मूर्तिकार अपनी किस कोशिश में असफल रहा था? पत्थर का चश्मा बनाने में कोशिश में असफल रहा था मूर्तिकार। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी का अर्थ होता है इस पार से उस पार दिखाई दे देना, आर पार दिखाई देना था, आर पार देखा जा सकता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ विचित्र बड़ा कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले के देश की समक्ष नमस्तक होते हुए यह जीप की तरफ चले और रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी कि हवलदार साहब पैसा चुकाकर जाने लगा था, फिर पीछे मुड़कर दोबारा पान वाला से पूछा, क्या यह नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? क्योंकि नाम ही इसका कैप्टन था, इसलिए उसको ऐसा लगा हवलदार साहब को। तो पान वाले नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बित्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। यानी कि पान वाला उसका मजाक उड़ा दिया। ठीक है, पान वाला क्या बोला? मजाक उड़ा दिया। पान वाला बोला कि वह क्या फौज में जाएगा, वो पागल है पागल, वह देखो लंगड़ा आ रहा है, फोटो छपवा दो कहीं उसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इससे कैसा बन सकता है। हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में क्या पूछा? तो हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में चश्मे का नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही है। दूसरा क्वेश्चन, हवलदार साहब को ऐसा क्यों लगा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है आजाद हिंद फौज? क्योंकि उसका नाम कैप्टन था। क्योंकि कैप्टन ने नेताजी के चश्मे के बिना अधूरी मूर्ति पर चश्मा लगाकर नेताजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, इसलिए लगा था उसको। तो पान वाला हवलदार साहब की बात सुनकर क्यों हंसा? कैप्टन एक लंगड़ा और पागल व्यक्ति था, किंतु जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा क्या कैप्टन नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज की सिपाही, यह सुनकर पान वाले हंसने लगा, यानी कि मजाक उड़ाने लगा। ठीक है, यहाँ देखिए, पान वाले द्वारा कैप्टन को पागल कहना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? यही सनक है और उसको सम्मान नहीं दे रहा है। पान वाले द्वारा कैप्टन को पागल कहना यह दर्शाता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वह उसे सनकी और बेकार का आदमी मानता है, बेकारिया आदमी मानता है। ठीक है, पान वाला। पान वाले ने कैप्टन का उपसाह कैसे किया? पान वाले ने मुस्कुराकर हवलदार साहब से उपहास करते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है पागल, उसकी फोटो भी कहीं छपवा दो। देखिए, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाहक रह गए। एक बेहद बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में बांस की एक टंगे, बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी कि देखिए, पूछेगा कि कैप्टन कैसा था?
एक बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा व्यक्ति था जो सिर पर गांधी टोपी पहनता था, एक काला चश्मा लगाता था। वो कैप्टन इस तरह का रेखा चित्र था, वैसा भूस था उसका। ठीक है, एक हाथ में संदकुच्चन, संदकुच्चन मतलब होता है इटाची, और दूसरे हाथ में बांस की टांग। यहाँ देखिए संदकुच्चन इसको बोलेंगे, और ये बांस की टांग है। और बांस की टांग में क्या है, चश्मा ढेर सारा है। ये चश्मा लेकर यहाँ पे टिका रहा है। इसका फेरी लगाता है, इसका अपना दुकान भी नहीं है। ठीक है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यानी कि देखिए इस तरह से मजाक उड़ाया, इसलिए वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। पान वाला उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, इसलिए वहां से जल्दी चला गया। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? तो चश्मे वाला एक बूढ़ा सा मरियल व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक है, चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे को बेचता था? तो चश्मे को एक बांस पर टंगा कर गलियों में फेरी लगाता था, बांस पर टंगा कर गलियों में फेरी लगाता था। हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? चश्मे वाला का हुलिया देखकर हवलदार साहब जानना चाहता था कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हुलिया तो कैप्टन नहीं लगता था, फिर भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे, बस यही जानना चाहता था। पांचवा देखिए क्वेश्चन, हवलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? क्योंकि पान वाला और कुछ बात करने से मना कर रहा था, और हवलदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी चलने के लिए बेचैन हो रहा था। बस इसमें इतना ही है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकर चश्मा होता, तो कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, तो कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाले चश्मा, तो कभी गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब कि 2 साल तक यही काम उसका काम था। हर 15 दिन के सिलसिले से गुजरता था अपना काम के सिलसिले, कस्बे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की तरफ निहारना। हर बार क्या होता था, हर बार अलग अलग चश्मा पर रहता था। कभी लाल चश्मा, कभी पीला चश्मा, कभी गोल चश्मा, कभी गोगो चश्मा, ढेर तरह का चश्मा, कभी चौड़ा, कभी काला, हर तरह का चश्मा, कोई ना कोई चश्मा वहां पे हमेशा रहता था। ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान का दुकान भी बंद था, वहां पे कोई चश्मा नहीं था और पान का दुकान भी बंद था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। दूसरे दिन भी आया तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? यानी कि पान खा के पूछा पान वाले से, क्या भाई तुम्हारे नेताजी के आंखों पे आज चश्मा नहीं है? पान वाले उदास हो गया। उसने पीछे से मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी कि जो कैप्टन था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। हवलदार साहब को उस कस्बे में कितने साल तक गुजरते रहे? 2 साल तक गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति पर कैसे कैसे चश्मे लगे थे? कभी गोल, कभी चौकर, कभी लाल, कभी काला, तो कभी गोगो चश्मा। हवलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से क्या पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ठीक है, पान वाला आंखें पोंछता हुआ क्या बोला, साहब कैप्टन मर गया। क्या हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा? कुछ नहीं पूछा, उसके आगे बात ही नहीं किया। हवलदार साहब चला गया वहां से। अब वो जाने के बाद देखिए क्या सोच रहा था। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस काम को जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ पे होम देने वालों पर हंसती है और अपने के लिए बिकने को मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थल सुभाष चंद्र की बोस की अवश्य ही प्रतिष्ठापित होंगी, लेकिन सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया है। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। ठीक है, जब वहां से पैसा चुका कर वो जा रहे थे तो बार बार जीप में यही सोच रहे थे कि सब उसका सब मजाक उड़ाता, जो अपना देशभक्ति के खातिर घर गृहस्थी जवानी सब चीज त्याग देता, उस पर लोग सब मजाक उड़ाते हैं देशभक्ति करने वाले पर। वही चीज बार बार जीप में सोचते हुए हवलदार साहब जा रहे थे। हवलदार साहब जब कस्बे में आने वाले थे उससे पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि हम उस कस्बे में रुकेंगे नहीं, पान कहीं और खा लेंगे, उस चौराहा पे रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि वहां पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित होंगी और उस पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मोतीलाल बनाना भूल गया है और कैप्टन भी मर गया तो उसको चश्मा कौन पहनाएगा। इसलिए इसको बहुत खराब लगता था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, नहीं वहां पर रुकना है। ठीक है, ड्राइवर को समझा दिया था। तो आगे देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने क्या सोचा? हवलदार साहब ने सोचा कि उस कौम का क्या होगा जो कौम अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने के लिए बिकने को मौका ढूंढती है। हवलदार साहब पुनः कितने दिन बाद उस कस्बे से गुजरे? तो 15-15 दिन पर गुजरता था। यहाँ देखिए, हवलदार साहब ने यह क्यों सोचा कि नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि मूर्तिकार पर मूर्ति चश्मा लगाना भूल गया था और मूर्ति के चश्मे पहनाने वाला कैप्टन भी की मृत्यु हो चुकी थी। हवलदार साहब ने क्या निश्चय किया था? हवलदार साहब ने निश्चय किया कि वे आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे। पहले ही बोलते थे चौराहे पर आज रुकना नहीं है।
लेकिन आदत से मजबूर आंखें के चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखो और रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और रास्ते में चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे कि बच्चा बना लेता है। साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी कि वो बोला था कि चौराहे पर रुकना नहीं है, पर चौराहे जैसे ही जीप घुसा तो वहां जोर से चिल्लाया रोको। ब्रेक जैसे ही मारा ड्राइवर, जीप रुकते ना रुकते वो पहले ही जीप से कूदकर जाकर मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़ा हो गया और वहां पे अपना मतलब सैल्यूट करने लगा। और वहां पे वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया क्योंकि नेताजी के आंखों पे देखा कि चश्मा लगा हुआ था और एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। जो बच्चा आजकल जो तार का चश्मा बना लेता है उसको सरकंडे का चश्मा बोलते हैं। उस चश्मा सरकंडे का लगा हुआ था, तो उसको बहुत अच्छा लगा था कि अटेंशन में खड़ा हो गए, क्योंकि उसको लगा कि कोई ना कोई तो है जो देशभक्ति आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कहानी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा जो क्वेश्चन वो बता देते हैं, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। पाठ और लेखक का नाम बता दो। पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम नेताजी का चश्मा और लेखक का नाम क्या था? स्वयं प्रकाश। हो गया। मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा था लास्ट में? तो बच्चे द्वारा बनाए गए सरकंडे का चश्मा। हवलदार साहब तेजी से मूर्ति की तरफ क्यों लपके? हवलदार साहब नेताजी के मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर अचंभे से मूर्ति की तरफ लपके। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? मूर्ति पर बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए थे। हवलदार साहब ने बच्चे के प्रति अपनी भावना को किस रूप में व्यक्त किया? तो बच्चे की देश प्रेमी की भावना के प्रति अपना आदर दिखाने के लिए उन्होंने मूर्ति के सामने आकर अटेंशन में खड़े होकर नेताजी के प्रणाम किया, यानी कि सैल्यूट मारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये जो कहानी है पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार शॉर्ट टर्म में आप लोगों को कहानी फिर से रिवीजन करवा देते हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को बताएं थे इस टाइप में आप लोग कोई भी कहानी पढ़िएगा तो मैंने मुख्य पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपको रिवीजन करने में बहुत सुविधा होंगे। जैसे कि पहला है पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, उसका लेखक का नाम स्वयं प्रकाश, उसका जन्म हुआ 1947 और मृत्यु नहीं दिया हुआ। कार्य क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर था, लास्ट में संपादक से जुड़ गए थे। ये क्वेश्चन दो तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कलाकार में कौन कौन आया था, आपको इसी से रिवीजन कर लेना है पूरा चैप्टर को। हवलदार साहब, तो हवलदार साहब का काम क्या था? वो हर 15 दिन पर काम के सिलसिले से कस्बे से हमेशा गुजरता था। हर 15 दिन पे एक कस्बा था, वो कस्बा से गुजरता था। अब आ गया कस्बा, तो कस्बा के बारे में बताना है। तो कस्बे ज्यादा बड़ा नहीं था, कस्बा बहुत छोटा था। ठीक है, जिसे एक पक्का का मकान नहीं कहा जा सकता है। तो कस्बा में क्या क्या था? तो कस्बा में क्या था? कस्बा में था एक लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, ठीक है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक सीमेंट का कारखाना भी था और एक नगर पालिका भी था। तो देखिए नगर पालिका आ गया, कहानी अपने आप जुड़ते जाएगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो नगर पालिका आ गया, तो नगर पालिका क्या करवाता था? नगर पालिका का काम यही था कि कभी सड़क बनवा दिया, ठीक है, कभी नली बनवा दिया, तो कभी कबूतर का चबूतरा बना दिया, कभी पेशाब घर बनवा दिया था, कुछ ना कुछ करते ही रहता था। तो उसको ही सौंपा गया था, चौराहे पर एक मूर्ति लगवाना था, उसी को सौंपा गया था। ठीक है, प्रशासनिक बोर्ड द्वारा उसी को सौंपा गया था। ठीक है, तो नगर पालिका को ही सौंपा गया था। तो देखिए कहानी इसमें प्रतिमा के बारे में ही है। तो हवलदार साहब हर 15 दिन के सिलसिले से वो कस्बे से गुजरता था। तो अचानक एक दिन देखा प्रतिमा की तरफ, यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की तरफ देखा, तो वहां देखा एक रियल चश्मा लगा हुआ। तो हवलदार साहब बोला भी क्या भाई खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। ठीक है, उसके बाद वहां से पान खाया, वहां से चला गया। फिर दूसरे बार आया तो देखा अबरी बार दूसरे टाइप का चश्मा लगा हुआ था, कुछ अलग। पहला बार चौकट फ्रेम का लगा हुआ था, मोटा चौकट फ्रेम का, अबरी बार कोई दूसरा चश्मा लगा हुआ था। तो बोला क्या खूब आइडिया, हवलदार साहब ने बोला क्या खूब आइडिया है भाई, मूर्ति तो कपड़े बदल नहीं सकते पर चश्मा तो बदल ही सकते हैं। ठीक है, हवलदार साहब काम के सिलसिले में हर 15वें दिन पर वहां से गुजरना, पान खाना और मूर्ति की तरफ निहारना, ये उसका डेली का काम बन गया था। वो 15 दिन पर आकर यही काम करते थे। वहाँ कोई ना कोई चश्मा हमेशा रहता था, कभी चौकट फ्रेम का काला चश्मा, तो कभी गोगो चश्मा, तो कभी गोल चश्मा, कोई ना कोई चश्मा वहाँ हमेशा रहता था। पर अचानक एक दिन जब उधर से आ रहा था, कस्बे पे रुका, पान खाया, तो देखा फिर कोई चश्मा लगा हुआ था। तो हवलदार साहब ने उसका कौतुक भरी और हंसी बढ़ी और उसने पान वाले से ही पूछ लिया, जहाँ पे वो पान खाता था ना, पान वाले से ही पूछ लिया। तो पान वाले से पूछा कि क्या भाई नेताजी का चश्मा बदलता कैसे? तो पान वाला कैसा था? एक काला मोटा खिसमिजाज व्यक्ति था जो हमेशा मुंह में पान ठूसा हुआ रहता था, उसका तेंद हमेशा थिरकती हुई रहती थी और काली बिल्ली पतीसी दिखाकर बोला कि ये कैप्टन करता है। तो अभी भी हवलदार साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि कैप्टन है कौन। तब उसने पान वाले ने समझाया कि एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो चश्मा बेचता है, वो ही चेंज कर देता है। तब हवलदार साहब को बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि वो एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो वो चश्मा बेचता है और वहाँ पे किसी को चश्मा का वहाँ पे चश्मा लगा कर रखता है मूर्ति पर, किसी को चश्मा की जरूरत होता है तो वहाँ से क्षमा मांगते हुए चश्मा निकाल कर उसे दे देता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बोला कि कैप्टन क्या कोई भूतपूर्व आजाद हिंद फौज की कोई सिपाही है? तो पान वाले ने उसका मजाक उड़ा दिया, बोला कि वह लंगड़ा पागल है, पागल लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह देखो आ रहा है, कहीं फोटो छपवा दो उसकी। ठीक है, तो कैप्टन जैसे ही देखा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि देखा कि वह एक बूढ़ा समरियल लंगड़ा व्यक्ति जो कि गांधी टोपी पहना हुआ था, काला चश्मा लगा था, वो गली से निकल ही रहा था, एक हाथ में संदकुचन और एक हाथ में बांस की टंगे और मूर्ति के पास में ही अपना दुकान लगा रहा था। ठीक है, उसके बाद पान वाले से पूछा कि इसका कैप्टन नाम क्यों है? तो पान वाले ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और ड्राइवर को बेचैनी हो रही थी, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ से कैप्टन चला गया। ठीक है, तो कैप्टन जब जा रहा था तो रास्ता में बार बार यही सोच रहा था कि इस तरह से देशभक्ति करने वाले के लोग घेर गृहस्थी जब त्याग देते हैं उस पर सब लोग हंसते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा, यही सब बार बार वो सोचते हुए अपना घर चले जा रहे थे। जब उधर दोबारा आया तो डेली का उसका काम यही था मूर्ति की तरफ निहारना और हर बार अलग अलग चश्मा वहाँ पे दिखता था।
तो एक दिन ऐसा हुआ था कि वहाँ पे चश्मा लगा हुआ नहीं था, दुकान भी अधिकांश सारा बंद था। तो जब दूसरा दिन आया तो देखा कि नेताजी के आंखों पे चश्मा नहीं था। तो उस दिन हवलदार साहब पान वाले से ही पूछ दिया, क्या भाई क्या हुआ, नेताजी के आंखों पे आज चश्मा नहीं बदल रहे हैं कुछ दिनों से। तो पान वाले नया पान लिए हुए 1.5 इंच दूर रखा पान को, और उन्होंने अपने धोती से आंख पोंछते हुए बोला कि कैप्टन मर गया। ठीक है, तो इस तरह से पैसा जल्दी जल्दी चुकाया, हवलदार साहब वहां से चला गया। जब अगली बार हवलदार साहब जब कस्बा में घुस रहे थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था ड्राइवर से कि वहां पे हम लोग को चौराहे पे रुकना नहीं है, पान कहीं और खा लेंगे, हमें काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पे तो मूर्तिमां प्रतिस्थापित भी होंगे और वहाँ पे आंखों पे चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मोतीलाल जी बनाना भूल गए थे ड्राइंग मास्टर, और कैप्टन जो है चश्मा पहनाता था वो भी मर गया, इसलिए वहाँ पे नहीं रुकेंगे। पर आदत से मजबूर जैसे ही उसका जीप घुसा कस्बे में तो क्या हुआ, जोर से चिल्लाया रोको, अब ब्रेक मारा ड्राइवर। रुकते न रुकते जीप से रुकने से पहले ही हवलदार साहब कूद कर मूर्ति के सामने खड़ा होकर अनटेंशन होकर वहाँ पे सलामी दिया, यानी कि सॉलिड किया। इसलिए सलामी दिया क्योंकि वहाँ पे एक सरकंडे का चश्मा पहले से लगा हुआ था और हवलदार साहब बहुत भावुक हो उठे। सरकंडे का चश्मा का मतलब होता है जो बच्चे लोग तार का चश्मा गोल बना लेते हैं उसे सरकंडे का चश्मा बोलते हैं। इस तरह से कहानी को आप लोग 5 जो हीरो यहाँ पे काम किए हैं कलाकार, हवलदार साहब, नगर पालिका, मोतीलाल जी और पान वाला और कैप्टन, इस तरह से कहानी समझिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप लोग क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा थोड़ा स्पीड में करवा देते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग क्वेश्चन आंसर से और भी क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए सेना का आदमी नहीं था कैप्टन वाला, फिर भी उसको लोग चश्मे वाला कैप्टन क्यों कहता था? इसलिए कहता था क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति का जो भावना था बहुत ज्यादा भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था। तो आप यही लिख दीजिए, चश्मा वाले को एक बहुत सा बूढ़ा मरियल व्यक्ति आदमी था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग कैप्टन कहते थे। उसका देशभक्ति की भावना जो कूट कूट कर भरा होता है ना, उसी को देख के लोग उसे क्या बोलते थे? कैप्टन बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब को पहले मायूस हो गए। क्या क्यों मायूस हो गए? क्योंकि उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब यह सोचकर आंखों पर चश्मा नहीं है मायूस हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा का क्या उम्मीद जगाता है? तब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा का उम्मीद जगाता है लोगों को अभी भी देशभक्ति की भावना नहीं थी, यानी कभी भी देशभक्ति की भावना है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो क्यों उठे? हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के सरकंडे से चश्मा, छोटा सा चश्मा देखकर तथा किसी बच्चे के हृदय की देशभक्ति को समझकर भावुक हो उठे। यानी कि लास्ट में जो चश्मा वो देखा था ना सरकंडे वाला, उसी से वो क्या हो गया था? भावुक हो उठा था। ठीक है, आशा स्पष्ट करना है। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जिंदगी, जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वाले पर हंसती और अपने के लिए बिकने को मौका ढूंढती। यानी किसी को हिंदी में कर देना। आशा स्पष्ट का मतलब ये। प्रस्तुत कथन हवलदार साहब का। हवलदार साहब भी ये चीज सोच रहे थे। हवलदार साहब को या पान वाले चश्मे वाले की मृत्यु का पता चलता है तब यह सोचते हैं, मृत्यु का पता चलता है तब उसके बारे में ये सोचने लगा था कि उन लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए घर परिवार जीवन की सुखों एवं जवानी के सुखों को तिलांजलि देकर देश की सेवा करने वाले पर हंसते हैं, अपने आप को अत्यंत बड़ा एवं बुद्धिमान समझते हैं। वास्तव में देशभक्त के लिए अपना स्वयं अर्पण कर देता है, उसी व्यक्ति के जीवन सार्थक कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, पान वाले का रेखा चित्र बताना। तो पान वाले तो आपको पता है कैसा है। पान वाला बहुत काला मोटा खुशमिजाज, काला बत्तीसी मोटी तोंद वाला, हर समय पान चबाने वाला तथा दूसरे पर फब्तियां कसने वाला व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उलंगड़ा क्या जाएगा? फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी का स्पष्ट प्रतिक्रिया करें। तो देखिए, कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी पान वाले को कटाक्षपूर्ण प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, यानी कि वो उससे सम्मान नहीं देना चाहता था, इसलिए ऐसा बोला था। देशभक्ति की भावना किसी भी व्यक्ति के हृदय में हो सकती है, यद्यपि वह चश्मा लंगड़ा वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी वेशभूष गांधी टोपी पहनना, काला चश्मा लगाना आदि नेताओं जैसी थी। वह अपाहिज था, इसलिए देश के लिए युद्ध तो नहीं कर सकता था, किंतु उसका रोम रोम में देशभक्ति की भावना से पूर्ण था। चश्मों की रेहड़ी लगाने पर ही वह एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर लगाता था। ग्राहक के लिए उस चश्मे की आवश्यकता पड़ने पर वह चश्मा क्षमा मांगते हुए मूर्ति से उतार कर स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता था। चश्मे वाले की यह भावना देशभक्त के सच्चे हृदय की भावना की कही जा सकती है, अतः पान वाले द्वारा कैप्टन का लंगड़ा और पागल कहना स्वर्धक अनुचित लगता है। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो 2-3 लाइन पहले क्वेश्चन से मिलाकर लिख दीजिएगा सटीक, और उसके बाद नहीं आ रहा है तो अगर आपको कहानी आता तो कहानी भी डाल दीजिएगा, तो वहाँ पे लोग समझ जाएंगे कि बच्चा कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप लोग कहानी को अच्छे से समझें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्यों में पत्रों में कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते हैं। क्यों निहारते हैं? क्योंकि श्रद्धा की भावना उसके अंदर, इसलिए निहारते हैं। पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे मुड़कर अपना पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से आंख पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। ऐसा क्यों बोला? तो कैप्टन के प्रति सच्ची सहानुभूति था उसका। ग नंबर, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? क्योंकि देशभक्ति की भावना था उसके पास, इसलिए बार बार मूर्ति लगाता था। यहाँ देखिए 7वां, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन के साथ नहीं देखा था तो उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? देखिए जब तक हवलदार साहब ने देखा था तो वो सोचा होगा कि कैप्टन नाम है तो कोई जरूर हट्टा खट्टा व्यक्ति होगा या फौजी का आदमी होगा। यहाँ देखिए, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साथ नहीं देखा था उनके मानस पटल पर कैप्टन के बारे में यह चित्र रहा होगा कि अवश्य कैप्टन अत्यंत बलिष्ठ शरीर का युवक है, यह मनमोजी मिजाज तथा देशभक्ति भावना से पूर्ण, दूसरों की देशभक्ति की सीख देने वाला नेताजी का साथी अथवा आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। ठीक है, यहाँ देखिए
कस्बों, शहरों, महानगरों, चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन कौन सा हो गया? इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस तरह का मूर्ति हमारे देश में तन मन न्यौछावर करने की सीख देती है। कहा क्या है, अपने आपको इलाके चौराहे पर किस व्यक्ति का मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? इसको बैठा के लिख दीजिएगा, आप किस मूर्ति का लगवाना चाहते हैं अपने चौराहे पे, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको झांसी की रानी की मूर्ति लगवाना, क्यों लगवाना है, अपने से बैठा के लिख देना है। या फिर भगत सिंह का मूर्ति लगाना, या भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, हम अपने इलाके में चौराहे पर झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमें यह शिक्षा मिलेगी कि आज पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी देश की मर मिटने की भावना की आवश्यकता होती है। इसी तरह से लिख दीजिएगा। गा का देखिए है, उस मूर्ति के प्रति आप एक दूसरे को लोग उत्तरजीवी होने चाहिए। तो जो मूर्ति चौराहे पर स्थापित की जाए हमारे प्रति दूसरे के लिए उत्तरदायित्व होगा कि हम उस मूर्ति को क्षति ना पहुंचाए, उसके सदैव श्रद्धा की भावना रखें, उस उपदेशों की सभी लोगों को सीख दें। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, नहीं देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़ा चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला से दे दिया, तो उधर दूसरा बिठा दिया। इसको हिंदी में लिख देना है। या समझो कोई ग्राहक आ गया, उसी चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे चौड़ा फ्रेम वाला चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तब उसको मूर्ति वाला से दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आप लोग का इंपॉर्टेंट यही 10 नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा कहानी को, और आप लोग को बता दिए हैं पूरा बैठा के इसको लिखने की कोशिश, इसको रट्टा मत मारिएगा। जब भी आप लोगों को जब भी अगर लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ईयरफोन लगाकर, आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का हिंदी में चैप्टर नेताजी का चश्मा कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।